हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम 4.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जो बेसिक सी कि हम किन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ स्केयर ऑर्डर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, इससे अलग कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जिसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सके। उसके बाद हमने डिटरमिनेंट के ऑर्डर पढ़े थे, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3, यानी कि 1/1 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा और 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब सिर्फ हमने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा था कि हमने कैसे निकालना, और उसका एक दो एग्जांपल भी किया था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1। अब 4.1 के कुछ कंसेप्ट रहते भी हैं, जैसे माइनर कोफैक्टर सर्च डायग्राम। अब इन कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले ये जो डिटरमिनेंट बताया है इनके क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 4.1 में से जितने भी क्वेश्चन डिटरमिनेंट से रिलेटेड है उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। जो 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है इवेल्युएट, और 3-4 पार्ट है इसके जो डिटरमिनेंट की फॉर्म में इस टाइप से लिखे गए हैं, यानी कि आप इस वैल्यू को इवेल्युएट कीजिए कि एक्चुअल में ये वैल्यू है क्या। अब यहाँ से देखिए साफ साफ दिख रहा है डिटरमिनेंट के साइन है और कुछ नीचे जो बीच में है इसके कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 2/2 यानी कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a11 और a22 की मल्टीप्लाई। अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलता है a प्लस आयोटा b, इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे a माइनस आयोटा b के साथ, और माइनस करेंगे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस c प्लस आयोटा d, माइनस c प्लस आयोटा d और इनटू में c प्लस आयोटा d। ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में मैंने डिफाइन किया था। अब यहां से देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी बनी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस। सेम इसी तरह यहां भी क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, सेम एज इट इज, यानी कि a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटी को हमने ओपन किया। उसके बाद देखिए a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 11th क्लास में 5th चैप्टर में पढ़ा था, -1 और माइनस यानी कि प्लस, यहाँ वैल्यू क्या आई b स्क्वायर। उसके बाद नेगेटिव, यहाँ आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई होगी ये पॉजिटिव c स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये जो टर्म रहेगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में d स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आई है ये होगा हमारा डिटरमिनेंट। आप इस टाइप से डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे। उसके बाद इसके 3-4 पार्ट हैं, जिनमें से मैं मेन पार्ट आपको करवा देता हूं। जो सेकंड पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। थर्ड और 5th पार्ट इनको आप इजीली निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट और देख लीजिए। जो सेकंड पार्ट है उसमें वैल्यू लिखी है sin 10, उसके बाद है माइनस कोस 10, साइन 80 डिग्री और उसके बाद है कोस 80 डिग्री। अब बोल रहे हैं कि इसको इवेल्युएट करो, इसकी वैल्यू निकालो। अब इसी तरह जब आप डिटरमिनेंट सोल्व करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि साइन 10 डिग्री इंटू में कोस 80 डिग्री। अब यहां देखिए माइनस करेंगे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई भी किस में आ रही है, माइनस में, तो ब्रैकेट यूज करोगे माइनस में, यहां से कोस 10 और साइन 80 डिग्री। अब यहां से माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन 10 डिग्री कोस 80 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, तो आगे क्या हो गया, कोस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। अब ध्यान से देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा था फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, यानी कि 10 प्लस 80 डिग्री। अब साइन 10 प्लस 80 क्या हो गया, साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू तो आपको याद ही होगी, तो वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई 1। ये हमारा क्या हो गया डिटरमिनेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है अंडर रूट वाली वैल्यू से आप इसको बिल्कुल इजीली सोल्व करते हैं। अब एक जो पार्ट है इसमें लॉग फंक्शन में कुछ वैल्यू गिवन है कि लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, और कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा है कि ये लॉग कहां से आ गया, क्या होता है, लेकिन जो 11th में पढ़े हैं
वहां सिर्फ लोग के एक दो कंसेप्ट आपको बताए गए थे कि लोग इस टाइप से होता है, इसके डोमेन रेंज, इससे ज्यादा आपको नहीं बताया गया क्योंकि सिलेबस में उतना था। ये जो लोग फंक्शन है हम डीपली पढ़ेंगे आपके 6th चैप्टर में, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। अब हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं एक रिजल्ट की हेल्प से, जिसका 4th पार्ट है। उसमें देख लीजिए, मैं यहाँ बुक से स्टेटमेंट लिख देता हूँ। वैल्यू है log a बेस ए बी, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ वैल्यू है log बेस बी ए। अब इसको सोल्व करते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 2 ऑर्डर का है, क्या है डिटरमिनेंट, तो log बेस ए इंटू बी, मल्टीप्लाई करोगे log बेस बी ए। अब माइनस क्या करना है, 1 इंटू 1 यानी कि 1 हो गया। तो अब ये जो log बेस ए बी है इसकी मल्टीप्लाई अगर log बेस बी ए के साथ करें तो वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने इसकी जगह 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी तक आपने लोग फंक्शन पढ़ा ही नहीं। अब ये जो मैट्रिक्स है 3rd 4th 5th चैप्टर, तीनों चैप्टर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इनमें हो सकता है कि 100 में से कोई एक क्वेश्चन लोग का आ जाए या 2 क्वेश्चन आ जाए। अब ये जो लोग वाला कंसेप्ट है ये हम 6th चैप्टर में डीपली में पढ़ेंगे। अब यहाँ ये मैटर नहीं करता कि ये वैल्यू 1 कैसे आई, सिर्फ आप रिजल्ट याद रखें। मैं सारी चीजें आपको जैसे लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे वहां इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इतना ही करना है, सिर्फ वैल्यू निकालनी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए वही सेम डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ। मैं बुक से सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो सारे डिटरमिनेंट वैल्यू है इनमें से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं सेकंड का एक पार्ट कर देता हूँ जो बिल्कुल इजी सा है। जो तीनों पार्ट है इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है तीनों पार्ट में। मैं सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ वैल्यू है एक्स, उसके बाद है 3, ये 6 और ये 2x इक्वल टू हमें गिवन है 6923 के 6923, यानी कि जो दोनों डिटरमिनेंट है ये इक्वल है, जैसे आपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। अब इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। x इंटू 2x क्या हो गया 2x स्क्वायर, और यहाँ से 6 इंटू 3 माइनस 18, यानी कि इसका डिटरमिनेंट हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद जो राइट साइड में डिटरमिनेंट है 6 इंटू 3 18 माइनस 9 इंटू 2 18, ये तो 0 हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 18 राइट साइड में ऐड करोगे तो वैल्यू क्या होगी प्लस 18। उसके बाद x स्क्वायर यानी कि डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 18 बाय 2 वैल्यू क्या आई 9। x स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 3, यानी कि 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। तो x की वैल्यू यहाँ प्लस 3 भी हो सकती है माइनस 3 भी हो सकती है। x की दो वैल्यू निकल के आई 3 और माइनस 3। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड पार्ट में आप x की वैल्यूज निकालो, बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ आपने डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसमें कुछ अलग कंसेप्ट है। जैसे मैंने बताया था कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर माइनर कोफैक्टर सारस, ये 4-5 आपके जो मेन से टॉपिक है ये रहते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ताकि इनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद ही आपको क्वेश्चन करवाया जाए। अगर मैं वैसे ही क्वेश्चन करा देता हूँ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे कर दिए, माइनर कहाँ से आ गया, कोफैक्टर कहाँ से हो गया, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी आपने डिटरमिनेंट ही निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 के 5-6 पार्ट है, मैं आपको 2 से 3 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे, बिल्कुल इजी से है। रफ कर लेते हैं एक बार इसको कंप्लीट को। अब फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट पढ़िए तब तक 5th का फर्स्ट पार्ट। अब 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू गिवन है इवेल्युएट, यानी कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म यानी कि डिटरमिनेंट की फॉर्म में गिवन है 1 3 5, उसके बाद है 2 6 10, उसके बाद है 31 11 और 38। अब इसको सोल्व करना है। अब 3/3 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उसको सोल्व करने के लिए हमें एक्सपेंड करना पड़ता है। आप रो 1 से करो, रो 2 से, रो 3 से, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो ज्यादातर स्टूडेंट रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एलिमेंट क्या है, वो साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ
अब आपने बताना है कि आप कैसे एक्सपेंड कर रहे हो, रो 1 की हेल्प से, रो 2 की हेल्प से, रो 3 की हेल्प से, या फिर कॉलम की हेल्प से। ऐसा नहीं कि आपने एक्सपेंड करके लिख दिया बस हो गया काम। अब ये भी ना पता चले कि आपने कैसे एक्सपेंड किया। इन दी टर्म्स ऑफ रो फर्स्ट, आपको इस टाइप से लिखना है, रो फर्स्ट, या फिर रो 1 आप लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। अब यहां से देखिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1, तो 1 को आप एज इट इज लिख लीजिए, और 1 के जो आमने सामने के सारे एलिमेंट है उनको छोड़ दीजिए, ये कॉलम और ये रो दोनों को छोड़ दीजिए। जो बाकी 4 एलिमेंट बचे हैं उनको लिख लीजिए 6, 10, 11, 38। अब मैंने आपको बताया था कि जो आप एलिमेंट यहां लिखते हो इसके साथ आपने क्या लगाना होता है, -1 की पावर i प्लस जे। ये इंट्रोडक्शन में बताया था। i और j क्या किसको डिनोट करते हैं, रो और कॉलम को। अब ये कौन सा एलिमेंट है, a11, यानी कि 1 i की वैल्यू और 1 ही j की वैल्यू। 1 + 1 पुट करोगे तो 2, -1 की पावर क्या हो गया, 2, जिसको मैंने क्या लिख दिया, +1। ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उसके बाद देखिए इस 3 के आगे क्या आएगा, नेगेटिव। रीजन मैं आपको बताता हूं। 3 कौन सा एलिमेंट है, a12, यानी कि i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो -1 की पावर कितनी हुई, 3, तो -1 की पावर 3 क्या होगा, -1, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3। अब 3 के आमने सामने की वैल्यूज को छोड़ दीजिए आप, यहां से ये वैल्यू कट, यहाँ 2, 10, 31, 38, वैल्यू बनी 2, 10, 31, 38। उसके बाद +5 लिख देते हैं। अब 5 के साथ भी वही है, -1 की पावर कितना होगा, ये a13 है, पावर इवन है, दिस मीन्स यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। अब 5 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 2, 6, 31 और 11, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं 2, 1, 2, 6, 31 और 11। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। उसके बाद आगे सोल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करें एज इट इज ही, 38 इंटू 6, 38 की 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, 2 to 8 हो गया, 11 इंटू 10, 110। अब यहां से देखिए -3, 38 और 2 की मल्टीप्लाई 76 -310, +5 इंटू में 11 इंटू 2 22, और यहां से वैल्यू आई 186। ये कैलकुलेशन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। 228 में से 110 माइनस करोगे तो 118 वैल्यू बचेगी, -3। अब नेक्स्ट आता है 76 -310। अब 310 नेगेटिव है, 76 पॉजिटिव है, इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी। अब 300 में से 66 आप माइनस कर दीजिए तो 234, यानी कि माइनस में मल्टीप्लाई है यहाँ, तो -234 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो तो +5। अब 22 -86, इसको माइनस करोगे तो 4 या 6, 1, ये भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 118 एज इट इज, इनकी मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करें 10, और यहाँ क्या आया 7। उसके बाद माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 820 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। उसके बाद सिर्फ आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें जो एलिमेंट्स की वैल्यू है कुछ ज्यादा बड़ी दे देते हैं, ये 100 प्लस भी जा सकती है, तो आपने कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि आपने सारे स्टेप सही कर दिए और लास्ट में कैलकुलेशन में गलत करके आप पूछ रहे सर ये तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा, ये तो कोई स्टेटमेंट ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रूल रेगुलेशन मैंने डिटरमिनेंट के बताए हैं वो सभी क्वेश्चनों में एज इट इज ही काम करेंगे। सिर्फ आप ध्यान रखें कि जल्दबाजी में आप मिस्टेक ना करें। अगर एक डिजिट भी आपने गलत लिख दिया, मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर दिया, ऐड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तभी आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए हम फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी के पार्ट है उन्हें आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सोल्व करवाई दिया है। उसके बाद जो भी पार्ट है, 2-3 पार्ट है जो वो डिजिट में वैल्यू गिवन है, एक पार्ट में वेरिएबल ABC में वैल्यू गिवन है, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया, बस डिजिट की जगह आपको क्या दे दिया, वेरिएबल। और ये जो 2 पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसका मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ, जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसी में फिफ्थ का 6th पार्ट है, उसको भी आप खुद से सोल्व करोगे। तो आइए देखते हैं कि जो फिफ्थ पार्ट है ये कैसे सोल्व होगा। अब यहाँ देखिए, अब
आपने कोशिश करना है कि जिस रो या कॉलम में ज्यादा वैल्यू जीरो हो, यानी कि अगर यहाँ 2 जीरो होती है तो हम किससे एक्सपेंड करते हैं, थर्ड रो से, ताकि उनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाए, डायरेक्ट ही जीरो हो जाए, हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। लेकिन इस रो में भी सिर्फ एक ही जीरो है, इसमें भी एक ही जीरो है, तो दोनों में से आप किसी से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ, वही रो 1 यानी कि फर्स्ट रो के टर्म्स में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहां से देखिए फर्स्ट रो में क्या है, जीरो है। अब जीरो के साथ यहां कुछ भी लिखे मल्टीप्लाई जीरो आएगी, लेकिन अगर स्टेप वाइज बात करें तो मैं एलिमेंट की वैल्यू लिख देता हूं। ये है सिकेंड थीटा, यहां जो वैल्यू है सिकेंड थीटा, उसके बाद है टेंजेंट थीटा, ये जीरो और ये 1, यानी कि इस जीरो के आमने सामने के एलिमेंट आपने छोड़ देने हैं, जो बाकी 4 बचते हैं उनकी वैल्यू आप लिखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1, उसके साथ क्या लगता है, नेगेटिव, ये मैंने आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। अब इसके आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, तो 10 10 1 और 1, यानी कि वैल्यू आई टेन थीटा और एलिमेंट है 1 और 1। उसके बाद है प्लस में सिकेंड थीटा लिखोगे आप। सिकेंड थीटा के आमने सामने के एलिमेंट को अगर आप स्किप करोगे तो यहां से क्या है, टेंजेंट थीटा माइनस सिकेंड थीटा 1 और 0। यहां हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा माइनस में सिकेंड थीटा 1 और 0। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो तो 0 से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट 0 ही हो जाएगा, अंदर डिटरमिनेंट चाहे जो कुछ हो। अब यहाँ देखिए -1 बाहर है, यहाँ 1 माइनस 1 इंटू टेंजेंट थीटा क्या हो गया, टेंजेंट थीटा, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, टेंजेंट थीटा ही, तो ये सेकंड वाला पार्ट भी क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड टर्म रहती है। अब यहाँ से देखिए सिकेंड थीटा तो बाहर है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और अंदर वाली वैल्यू को हम सोल्व करते हैं। अब टेंजेंट थीटा इंटू 0, ये तो 0 हो गया। अब माइनस करना है क्या, 1 इंटू माइनस सिकेंड थीटा, तो माइनस में क्या आया, सिकेंड थीटा। अब नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि सिकेंड थीटा इंटू में सिकेंड थीटा, तो वैल्यू क्या आई, सिकेंड स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो फिफ्थ पार्ट है इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, सिकेंड स्क्वायर थीटा होगा। अब आप इसका लास्ट पार्ट खुद से सोल्व कीजिए, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और उस पार्ट को सोल्व करके देखें कि आपसे वो सोल्व होगा या नहीं, या फिर क्या स्टेप मैंने लिखे हैं और उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है हमें प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो गया कि उस डिटरमिनेंट में कहीं भी आपको थीटा नजर ना आए, कि जो डिटरमिनेंट आएगा उसमें कहीं भी थीटा ही ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। जो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है वो मैं बुक में से लिख लेता हूं यहां, वो है x साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा, उसके बाद है माइनस x और 1, उसके बाद है कोस थीटा 1 और x। अब हमें प्रूव करना है कि जो डिटरमिनेंट है इसका वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा, यानी कि उसमें थीटा ही नहीं होगा। तो हम सेम एज इट इज करते हैं बाय एक्सपेंडिंग, किससे एक्सपेंड करोगे, रो फर्स्ट से, इन द टर्म्स ऑफ R1, यानी कि फर्स्ट रो हम जिसको बोलते हैं। अब यहां से जब आप एक्सपेंड करोगे तो x एज इट इज, x के हमने सामने के एलिमेंट हमने छोड़ दिए, तो माइनस एक्स 1 1 और x, ये वैल्यू ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, कहीं मिस्टेक से मैट्रिक्स ना लगा दें। उसके बाद सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। उसके बाद देखिए आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, कोस थीटा और x, कोस थीटा और x। कुछ भी चीज आप डायरेक्ट ना लिखे, उसके बाद कोस थीटा है, जो भी गिवन है आप स्टेप वाइज चले। यहां से वैल्यू छोड़ देते हैं, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा माइनस का x, उसके बाद है कोस थीटा और 1, यहां हम लिखेंगे कोस थीटा, यहां 1। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x तो एज इट इज रहेगा, x इंटू माइनस एक्स के, और उसमें से 1 आपने माइनस कर देना है। उसके बाद देखिए माइनस साइन थीटा,
यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू साइन थीटा माइनस का x साइन थीटा, और इसमें से क्या माइनस करोगे, कोस थीटा। उसके बाद प्लस कोस थीटा एज इट इज ब्रैकेट 1 माइनस और साइन थीटा इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन थीटा। इसमें से आपने माइनस करना है x कोस थीटा, और वो भी किसका है, नेगेटिव का, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि x कोस थीटा। इन चीजों का ध्यान रखें कि यहां मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा, ये माइनस साइन थीटा में से आपने माइनस करना था माइनस का x कोस थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, यहां से माइनस का x, साइन थीटा की मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये x एज इट इज साइन स्क्वायर क्या हो गया, थीटा। यहां नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, सॉरी नेगेटिव है तो यहां माइनस कोस थीटा साइन थीटा। यहां क्या हो जाएगा प्लस x इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करो। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा ये प्लस का है, साइन थीटा कोस थीटा ये माइनस का है, तो दोनों वैल्यू कैंसिल। उसके बाद देखिए माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, अब ये दो टर्म में बचती है, दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन है, x, अंदर यहां से वैल्यू क्या बची, साइन स्क्वायर थीटा, यहां से वैल्यू बची प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो क्या आ गया माइनस का एक्स क्यूब भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इस डिटरमिनेंट में ध्यान से देखिए, क्या कहीं आपको थीटा की वैल्यू नजर आई कि हाँ इस डिटरमिनेंट में थीटा आया है, तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं। अब हमें डिटरमिनेंट को क्या प्रूव करना था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, दिस मीन्स हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच x फॉर विच डिटरमिनेंट a वैनिसेस, यानी कि जिसके लिए जो डिटरमिनेंट a है वो वैनिश होगा। अब वैनिश का मीनिंग क्या होता है, यहाँ वैनिश डिटर्जेंट नहीं है कि वो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट होगा, वैनिश का मीनिंग है रिमूव कर देना, हटा देना, गायब हो जाना, लेकिन इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे कि जीरो है वो, यानी कि ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ए जीरो है, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। जो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है उसमें मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन है वो है x प्लस 1, यहां 1 ये 0, 2 x प्लस 4 यहां भी 0 है, और 0 0 x। हमें गिवन है a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, और क्या बोल रहे हैं फाइंड x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। a डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे x प्लस 1 1 0, 2 x प्लस 4 0 0 0 x। अब देखिए मैंने बताया था कि वैसे तो जनरली हम रो फर्स्ट से इसको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन थर्ड रो में हमें 2 0 दिख रही है, तो दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ सारे क्या हो जाएंगे 0, सिर्फ एक ही टर्म को सोल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे रो थर्ड से, या लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रो थर्ड, यानी कि थर्ड रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं, या फिर लिख सकते हो इन द टर्म्स ऑफ थर्ड रो। बात देखी है, तो हम यहां से एक्सपेंड करते हैं a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब ये 0 इनटू में जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो तो क्या हो जाएगी 0, यानी कि 0 के साथ ही कंप्लीट मल्टीप्लाई होके अंदर चाहे यहां कोई भी वैल्यू हो, ये डिटरमिनेंट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो सारी क्या होगी 0। उसके बाद ये 0 है, प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 इनटू में ये जो डिटरमिनेंट में वैल्यू होगी ये भी सारी क्या होगी 0 होगी। इसी वजह से तो हमने थर्ड रो से एक्सपेंड किया इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या होगा x,
लेकिन आप ऐसा ना करें, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। यहाँ 0 लिखें और यहाँ सारी वैल्यूज लिखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसको 0 + 0 लिख दिया और उसके बाद थर्ड टर्म को आप सोल्व करें। अब x के हमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, इनको हमने स्किप किया तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, x + 1 1 2 x + 4। सिर्फ इसकी वैल्यू को आपने सोल्व करना है। तो यहाँ से जो a का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, x × अब दोबारा से यही लगाना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x + 1 की मल्टीप्लाई x + 4 के साथ करेंगे। x + 1 × x + 4 क्या होगा, x² + 5x + 4। अब इसमें से 2 × 1 यानी कि माइनस हमने क्या करना है 2, इसको क्या करोगे 2 को माइनस करोगे। अब यहां से देखिए a डिटरमिनेंट = x इंटू में x² + 5x 4 - 2 -2। तो a का डिटरमिनेंट कितना है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x × x² x³ x × 5x 5x² और माइनस में 2x। ये a के डिटरमिनेंट की वैल्यू है, लेकिन हमें a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल गिवन है, 0 के। तो हम इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, देन x³ + 5x² - 2x = क्या होगा 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है 3। दिस मीन्स ये क्या होगी, एक क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ x की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, 3 वैल्यू। अब ये आपका 10th क्लास का काम होगा कि पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें, फैक्टराइज करें और वहां से x की वैल्यूज निकालें। वो x की 3 वैल्यूज ही इस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। यानी कि अगर x की वो 3 वैल्यू हम रखते हैं तभी जाके इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, वैनिश होगा, यानी कि 0 होगा। यानी कि इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और एक रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि 3 × a का डिटरमिनेंट इक्वल होगा 27 × a का डिटरमिनेंट। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा, सोल्व आपने खुद ही करना। अब देखिए कोई भी मान लिया क्वेश्चन नंबर 8 में है ए मैट्रिक्स गिवन है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, 8 की स्टेटमेंट नहीं है, चलो लिख ही लेते हैं। यहाँ 1 0 1, उसके बाद है 0 1 2 और उसके बाद है 0 0 4। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि 3 × a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 27 × a के डिटरमिनेंट। अब पहले आप लेफ्ट साइड को सोल्व करोगे। अब लेफ्ट साइड क्या कहती है कि पहले तो 3 की मल्टीप्लाई a के साथ करें। अब जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट निकालें आप, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी आप उसको लिख लेना। उसके बाद आप राइट साइड को सोल्व करोगे, राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है कि 27 की मल्टीप्लाई आप पहले a का डिटरमिनेंट निकालें, उसके साथ करें। अब यहां से हमने बताना है कि ये जो दोनों की वैल्यू है वो इक्वल है भी या फिर नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है दिस मीन्स ये जो रिजल्ट है ये सही लिखा है, अदरवाइज ये क्या है, गलत है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको आप खुद से करो। अब यहां देखिए इस एक्सरसाइज में टोटल 80 क्वेश्चन थे, जिनमें से 6 मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब जिनके कुछ पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े, आप उनको प्रैक्टिस करें। अगर आपसे कोई भी पार्ट सोल्व नहीं होता या कोई मिस्टेक हो जाती है कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ये फर्स्ट इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमसे सोल्व नहीं हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको 4.2 के जो बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करवाया जाएगा, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक होने वाला है वो है माइनर, कोफैक्टर, सारस डायग्राम, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये 3-4 टॉपिक और रहते हैं इसके इंट्रोडक्शन के। लंबी एक्सरसाइज है, 2 से 3 वीडियो में कवर होगी। एक वीडियो में बना चुका हूँ, एक आज हमने सोल्व किया और एक और वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। यानी कि टोटल 3 वीडियोस 4.1 के लिए आएगी। इसी तरह 4.2 भी लेंथी एक्सरसाइज है, 4.3 भी। अब आपके जो क्वेश्चनों का लेवल है वो अप होना स्टार्ट हो गया। अब इतना नहीं ईजी नहीं है कि आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो चलाई, एक क्वेश्चन समझा और उसको आगे निकालना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये तो बस ऐसे ही सारा ही हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यानी कि कंप्लीट आप वीडियो को टाइम ही नहीं दे पा रहे। अगर एक वीडियो 30 मिनट की है और आप मैथ वाले टोटल 20 स्टूडेंट हैं, तो 600 मिनट तक वो वीडियो चलनी चाहिए।
जो उसका वॉच टाइम है वो 600 मिनट होना चाहिए, लेकिन किसी भी वीडियो का जो वॉच टाइम है वो 200 मिनट क्रॉस ही नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट देख ही नहीं रहा है। मैं हर चीज नोट डाउन करता हूँ, आपको ये लगता हो कि सर ने वीडियो अपलोड कर दी और हम देखें या ना देखें, सर व्यू के हिसाब से पता लगा सकते होंगे कि इस वीडियो के 30 व्यू हो चुके हैं, 40 व्यू हो चुके हैं, और सर को लगता है कि हाँ हमने तो सारी वीडियो देख ली। साथ में आपका वॉच टाइम भी आता है कि ये उस नंबर ने ये जो वीडियो है वो कितने टाइम देखी गई है। हम वहीं से आइडिया लगा देते हैं कि स्टूडेंट है वो कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि शुरू से लेके लास्ट तक कंप्लीट वीडियो देखें, और उस कंप्लीट वीडियो में जो भी आपको बताया गया है वो कॉपी पे नोट डाउन करें, रफ कॉपी पे, फिर उसको अलग से सोल्व करके देखें, फिर फेर कॉपी पे लिखें। इससे आपकी 2-3 बार प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा कर पाएंगे। तो आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके सिलेबस को लगातार आगे बढ़ा पाएं। अगर आप ही नहीं सपोर्ट करेंगे, अगर कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका 3rd चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है, अगर आप पीछे वाला ही नहीं कंप्लीट कर रहे, आप 4th कहाँ करोगे? तो ये जो आपको बातें बताई जाती हैं ग्रुप में या फिर वीडियोज में, इनका आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी चीज़ आप इग्नोर ना करें ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी स्टडी रेगुलरली चलती रहे। थैंक यू।